Hey guys, what's up? क्या हाल चाल है आप सबके? So this is Ashish Jain and I'm a qualified chartered accountant. So I'll be taking up your economics subject at CA foundation level. Apart from that, I teach cost and management accounting in group 1 and financial management and economics for finance in group 2 at CA intermediate level and strategic financial management at CA final level. सो दिस इज अबाउट मी। आइए स्टार्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट के साथ। बाकी इंट्रोडक्शन तो चलती रहेगी। आइए। हाँ जी, तो आपके जो सब्जेक्ट का नाम है वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। बेसिकली जो बिजनेस इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है और जो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज वाला पार्ट है, ये दोनों अपने आप में वैसे एक अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इसका पेपर ओवरऑल आपका एक सिंगल पेपर होता है। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ये आपका 60 मार्क्स का कवर्ड अप होता है, और जो आपका बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज है ये आपका 40 मार्क्स का पेपर कवर अप करता है। तो ओवरऑल पेपर आपका 100 मार्क्स का हो जाता है। और ये जो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज वाला पार्ट है, नाम थोड़ा बड़ा है, इसको हम प्यार से बोल देंगे BCK। ठीक है जी। जो आपका ये पूरा का पूरा पेपर है, चाहे मैं 60 मार्क्स वाला जो बिजनेस इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, चाहे 40 मार्क्स वाला जो BCK वाला पार्ट है, ये दोनों पार्ट्स आपके पूरा 100 मार्क्स का जो ये पेपर है आपका, ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होता है आपका। सो बेसिकली क्वेश्चन होगा आपके पास, 4 MCQs गिवन होंगे, 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, अकॉर्डिंगली आपको एक ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। तो MCQ बेस्ड पूरा पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, हर क्वेश्चन 1 नंबर का। और क्योंकि ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, MCQ बेस्ड पेपर है, तो इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी इस पेपर में। सर नेगेटिव मार्किंग कैसे? ये वैसे आपको जो आपका इससे पहले वेबिनार हुआ था उसमें आपको ये सारी क्लैरिफिकेशन दे दी गई होगी, बट स्टिल सब्जेक्ट के साथ शुरू कर रहे हैं तो एक बारी मैं दोबारा से बताऊंगा। 100 क्वेश्चंस आएंगे, हर क्वेश्चन ठीक तो उसका 1 नंबर, और जो क्वेश्चन गलत हो गया उसका वहां पे 0.25 डिडक्ट हो जाएगा। तो 4 क्वेश्चन गलत तो जाके आपका 1 नंबर जाएगा, 1 क्वेश्चन गलत तो 0.25 जाएगा, 1 क्वेश्चन सही तो पूरा पूरा 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अकॉर्डिंगली आपका पूरा पेपर इवेल्युएट हो जाएगा। तो ये तो है हमारा पूरा का पूरा क्या स्ट्रक्चर है इस पेपर का। अब पढ़ने की हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, किस तरीके से हम पढ़ेंगे और किस तरीके से जो मेरी स्ट्रैटेजी है पढ़ाने की। सो बड़ी सिंपल सी बात, जितना भी हमारा कोर्स है वो सारा का सारा क्लास में हम इस तरीके से कवर अप करेंगे, मैं समझाऊंगा आपको। जहां तक नोट्स की बात है, आप तक नोट्स कैसे पहुंचेंगे, नोट्स होते क्या है, कहां से पढ़ना होता है, कहां से नहीं पढ़ना होता है, एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एक तो आपकी जो स्टैट्यूटरी बॉडी है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, एक तो आपका यहां से स्टडी मैट आता है, और एक स्टडी मैट हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा अपना। उसको एक तरह से मैं प्रैक्टिस बुक लिख देता हूं। तो सर एक बात बताओ, जो आप बुक दोगे और जो ICAI से स्टडी मैट आएगा, क्या हमें ये दोनों पढ़ना होता है? देखो लॉजिकली तो वैसे ये दोनों पढ़ना होता है, ठीक है, लेकिन जैसे ये बोल दिया जाए कि एक सब्जेक्ट की 2 तरीकों से, 2 तरफ से 2 किताबें पढ़नी है, ICAI की भी किताब पढ़नी है और जो मैं आपको दूंगा वो भी किताब पढ़नी है, तो एकदम से मन में ना एक डर सा आता है कि सर एक सब्जेक्ट में अगर ऐसा करना है, हमारे पास तो CA फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो मतलब 4 सब्जेक्ट्स के लिए ऐसा करना पड़ेगा कि जो आप लोग बुक्स प्रोवाइड करोगे वो भी पढ़नी पड़ेंगी और जो ICAI की बुक्स है वो भी पढ़नी पड़ेंगी। देखो लॉजिकली तो बिल्कुल पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन एक चीज पे क्लैरिफिकेशन, जो ICAI का स्टडी मैट होता है ना, इससे ऊपर कुछ नहीं है। CA में ये बात समझ लेना, चाहे CA फाउंडेशन लेवल की बात कर रहे हो, चाहे CA इंटर लेवल की बात कर रहे हो, चाहे CA फाइनल लेवल की बात कर रहे हो, जो ICAI का स्टडी मैट होता है वो हमारे लिए एक तरह से गीता है, सबसे ऊपर है। सर ऐसा क्यों? भाई बड़ी सिंपल सी बात है, जिसका पेपर देना है, अल्टीमेटली पेपर कौन कंडक्ट कर रहा है? ICAI कंडक्ट कर रहा है। जिसका पेपर देना है उसी की बुक को नहीं पढ़ा तो क्या ही पढ़ा फिर? ठीक है जी। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा स्टडी मैट। लेकिन सर अगर स्टडी मैट इतना ही इंपॉर्टेंट है तो आपको अपनी अलग से बुक देने की क्या जरूरत है, उसमें से पढ़ने की क्या जरूरत है? देखो बड़ी सिंपल सी बात है, जो ICAI का स्टडी मैट होता है ना, वो थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशंस के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन पेपर में हमारे पास आएंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए ICAI के स्टडी मैट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो एक तरह से जो हमारे तरफ से जो आपको बुक्स दी जाएंगी ना, वो और कुछ नहीं होगा, एक तरह से वो क्वेश्चन बैंक होगा। ठीक है। सो बेसिकली अब मैं इसको ओवरऑल एक बार समअप कर देता हूं
जो हमें पढ़ना होगा, अगर मैं स्पेसिफिकली अपने सब्जेक्ट की इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, इस सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, हम नोट्स बनाएंगे। जैसे जैसे एक एक टॉपिक हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको उसके क्लास के नोट्स बनवाता रहूंगा। ठीक है। नोट्स बनाने के दो पर्पज है, दो तीन पर्पज हैं। एक तो पर्पज ये है सर, कहीं ना कहीं हमारा ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, वैसे तो बिल्कुल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन अगर मैं पढ़ने वाइज इसकी बात करूं तो ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में अगर हम साथ साथ लिखते रहते हैं, एक तो हमें थोड़ा थोड़ा लिखने से याद होता रहता है, दूसरा एक कंसंट्रेशन बनी रहती है, नींद नहीं आती है। ठीक है, वैसे वो तो मैं वैसे भी नहीं आने दूंगा चिंता मत करो। तो एक तो हम ये पर्पस है नोट्स बनाने का। दूसरा पर्पस नोट्स बनाने का ये है कि अभी तो चलो एक चैप्टर किया, दो चैप्टर किया, बुक में से भी पढ़ लेंगे, यहां से भी पढ़ लेंगे, वहां से भी पढ़ लेंगे, लेकिन जब आता है बिल्कुल एंड का टाइम कि अब मेरा अगले दिन पेपर है और एक दिन पहले अब मेरे को रिवाइज करना है। बाय द वे, सीए फाउंडेशन के, चाहे अब मैं सीए फाउंडेशन की बात कर लूं, चाहे सीए इंटर की बात कर लूं, चाहे सीए फाइनल की बात कर लूं, सीए में जितने भी पेपर्स होते हैं, जब भी जिस लेवल पे भी पेपर्स होते हैं, हर पेपर के बीच में एक दिन की छुट्टी होती है। पहला पेपर एक दिन की छुट्टी, दूसरा पेपर एक दिन की छुट्टी। बहुत रेयर चांसेस कई बार पड़ जाते हैं, कोई फेस्टिवल वगैरह पड़ रहा हो, कि दो छुट्टी हो जाती है किसी पेपर में। और दूसरी बात, जो हमारा ये पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, ये वैसे भी हमारा लास्ट पेपर होता है। सो बेसिकली पहले तीन पेपर वैसे ही हो चुके होंगे, तो थोड़ा सा हम थक वैसे ही चुके होंगे पेपर के टाइम पे, और उसके बाद आखिरी पेपर होगा ये, और बीच में टाइम होगा एक दिन का। एक दिन में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना, जिसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स वाला पार्ट भी है, बिजनेस और कमर्शियल नॉलेज वाला पार्ट भी है। थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कि बुक में से उस पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करना। तो जो हम नोट्स बनाएंगे वो हमारी इस दिक्कत को भी सॉर्टेड कर देगा कि आखिरी एक दिन में जो रिवीजन करनी है वो कहाँ से करनी है। तो सर, तैयारी करने का या फिर सिलेबस कंप्लीट करने का जो हमारा क्राइटेरिया रहेगा वो ये रहेगा, टॉपिक वाइज टॉपिक समझते जाएंगे, उसके नोट्स हम क्लास में बनाते जाएंगे। नोट्स में मेरी कवरेज, जो मैं नोट्स आपको बनवाऊंगा, स्टडी मैट को बेस बनाया जाएगा, और एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें उसमें लिखवाने वाली होंगी वो भी मैं उसमें आपको इनकॉर्पोरेट करवाता जाऊंगा, सो दैट जब हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, तो हमें दिक्कत ना आए। तो एक तरह से एट द एंड ऑफ द डे जो स्टडी मैट होगा आईसीआई का, और जो हम लोग आपको बुक्स प्रोवाइड करेंगे, आपके लिए ये बुक्स हो जाएंगी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। एक चैप्टर निपट गया, स्टडी मैट में से भी उस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, जो हमने आपको बुक प्रोवाइड करी है उसमें से भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। इस तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर हम आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद अब सर, मैं तो आपको समझा दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको समझ आया है या नहीं, सही समझ आया या नहीं, कहीं कहीं मिसकम्युनिकेशन तो नहीं हो गया, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं, आप कुछ और समझ के बैठ गए हो, उस चीज को इवैल्यूएट करने के लिए जैसे जैसे हमारा कोर्स चलेगा, कोर्स के दौरान ही चैप्टर वाइज चैप्टर, 2 चैप्टर हो गए, 3 चैप्टर हो गए, अकॉर्डिंगली ग्रुपिंग करके, एक तो सिलेबस के साथ साथ हम टेस्ट कंडक्ट करते जाएंगे। और जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो सिलेबस होता है वो 15 सितंबर के नियर अराउंड खत्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग मॉक टेस्ट रन करते हैं। ये मॉक टेस्ट में आपका एक पेपर होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स का, 60 मार्क्स का जो सब्जेक्ट है, एक होगा आपका बीसीके वाले पार्ट का जो 40 मार्क्स का सब्जेक्ट है, और एक टेस्ट होगा आपका पूरे 100 मार्क्स का कंबाइंड। तो आपके ये 3 टेस्ट हो जाएंगे, 60 मार्क्स का इकोनॉमिक्स का अलग, बीसीके वाला 40 मार्क्स का अलग, और एक 100 मार्क्स का पूरा ओवरऑल पेपर। और अगर परफॉर्मेंस को देख के लगेगा नहीं सर एक टेस्ट और कंडक्ट करने की जरूरत है 100 मार्क्स का, तो वो भी फिर अकॉर्डिंगली तब की तब कर लेंगे। तो इस तरीके से हम कोर्स निपटाएंगे, क्लास के साथ साथ पढ़ लेंगे, उसके बाद टेस्ट भी दे लेंगे, रिविजन्स भी हो जाएंगी काफी बारी, अकॉर्डिंगली हम नवंबर के अटेम्प्ट में हम बैठ के आराम से अपीयर कर पाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, पढ़ने का सर एक चीज और, सिलेबस स्टार्ट करने से पहले, अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक चीज और आपको बोलना चाहता हूं। देखो जी, अभी तक थे हम 12th में, अब हम जो पढ़ाई शुरू कर रहे हैं वो है एक प्रोफेशनल लेवल की पढ़ाई, सीए लेवल की पढ़ाई। ठीक है जी। तो एक चीज का ध्यान रखना, अभी तक क्या होता था, हमें मैडम या सर पढ़ाते थे और वो बोलते थे भाई इस चीज में ऐसे होना है, इसको ऐसे लिखना है। हम कहते थे हाँ जी ठीक है, आपने कह दिया ऐसे होना है, हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है, वैसा का वैसा उसको जाके कर लिया। लेकिन एक सिंपल सी बात, आपको भी शायद, आपने भी कहीं ना कहीं रियलाइज किया होगा कि बहुत जगह ऐसा होता था कि मन में बड़े सवाल आते थे, सर ये समझ तो आ गया है,
आप जैसे कह रहे हो कि इसको ऐसे करना है, लेकिन मन में एक सवाल आ रहा है क्यों करना है। या तो हमने कभी ये सवाल किया नहीं, और अगर किया तो हमें उसका जवाब मिला नहीं बहुत बारी। यहां पर ऐसा मत करना। सीए फाउंडेशन से सीए लेवल में अब जो भी चीज़ें आपके पास आती हैं, मैक्सिमम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ से इंक्लाइंड होती हैं, लिंक्ड होती हैं कहीं ना कहीं। तो हर चीज़ के पीछे क्यों का जवाब क्या है, कि आप अगर ये प्रोविजन बता रहे हो, आप कह रहे हो इसको ऐसे करना है, तो क्यों करना है, वो क्यों का जवाब यहाँ पे ज़रूर ढूंढिएगा। क्योंकि अगर आप क्यों का जवाब ढूंढ लेंगे तो आपको टॉपिक को रटना नहीं पड़ेगा, आपको अपने आप वो टॉपिक समझ आ जाएगा, माइंड में रिटेन हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी हमारी पढ़ने की स्ट्रैटेजी भी यहां पे इस तरीके से बदलेगी। ठीक है जी। एनीवे, अच्छा, अब आपको जो भी डेटा अगर आपको एक्सेस करना है उसके रिगार्डिंग एक बार मैं आपको बता देता हूं। तो ये सर मैंने वेबसाइट खोली है www.icai.org। मैं यहां पे लिख के देता हूं, www.icai.org। ये जो हमारी इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसकी ऑफिशियल आईडी है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपको सबसे पहले एक पेज दिखेगा। यहाँ पे प्लीज क्लिक हेयर फॉर ब्राउज द वेबसाइट www.ici.org, इस पर क्लिक करिएगा। अगर आपको दिख रहा हो, इस तरीके से एक डैशबोर्ड आपके पास खुले हुए, एक सेपरेट वीडियो के थ्रू आपको पूरा प्रोसीजर हम लोग समझा देंगे कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाना है आपको अपने सीए के लिए, सीए फाउंडेशन के लिए। ऑल्दो यहां पे आपको ऊपर बड़े सारे टैब्स दिख रहे होंगे, ओवरव्यू, डिपार्टमेंट्स, मेंबर्स, स्टूडेंट्स। आप अगर कोई भी डेटा एक्सेस करना हो, स्टडी मैट वगैरह कुछ भी, तो आप स्टूडेंट्स वाले पोर्टल में जाइएगा। स्टूडेंट्स में ये बड़े सारे पॉपअप आए होंगे। स्टूडेंट्स में एक पॉपअप आएगा बीओएस नॉलेज पोर्टल, आपको इस पे जाना है। बीओएस नॉलेज, आप इस पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से एक डैशबोर्ड खुलेगा और यहां पे एक बुलेट पॉइंट से लिखा हुआ है न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो आपको न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में जाना है। हमारी न्यू स्कीम है फाउंडेशन कोर्स, अभी हम सीए फाउंडेशन में हैं तो सीए फाउंडेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से एक आपके पास डैशबोर्ड खुलेगा। पेपर 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, आपके जो चारों सब्जेक्ट्स हैं उसके यहाँ पे डिटेलिंग्स आ जाएंगी। हम अभी बात कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। इस पे क्लिक किया हमने। अब ये दो पार्ट से बटा हुआ है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, ये दो पार्ट्स थे हमारे इस सब्जेक्ट के, और मॉक टेस्ट। अभी हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो बिजनेस इकोनॉमिक्स पे क्लिक करेंगे। अब यहां पे अगर आप देखेंगे स्टडी मटेरियल लिखा हुआ है सबसे पहले। सो बेसिकली जब आप सीए के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पास रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वहां से आपके पास एक स्टडी मैट आता है। ठीक है, अब क्योंकि अभी ये लॉकडाउन की एक पर्टिकुलर सिचुएशन चल रही है तो अभी आपका रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा, लेकिन इंस्टीट्यूट अभी ऑब्वियसली पोस्ट सर्विसेज वगैरह बंद हैं तो वो बुक आपके पास नहीं भेज पाएगा, लेकिन वही बुक सॉफ्ट में आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल होती है, तो वो आप यहां से एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल पे क्लिक करके। सर एक बार ये भी बता दो, इसके नीचे जो ये कॉरिजेंडम टू स्टडी मटेरियल लिखा हुआ है, देखो ये बड़ी सिंपल सी बात है। स्टडी मटेरियल में कहीं पे भी जो गलती हो जाती है उस गलती को ठीक करने के लिए ये लोग कॉरिजेंडम निकालते हैं। ठीक है, तो वो वहां पे वो उस गलतियों के बारे में लिखा होता है कि भाई यहाँ पे ये गलती हो गई, इसको ठीक करके ये कर लीजिएगा। एनीवे, हमने स्टडी मैट पे क्लिक किया। अब चैप्टर वाइज चैप्टर, नेचर एंड जो भी ये चैप्टर्स हैं, अभी इसके बारे में तो मैं डिटेलिंग में बात करूंगा। ये सारे चैप्टर्स की डिटेलिंग आ गई। जैसे पहला चैप्टर अभी हम इसी से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन। 2 पार्ट्स में है ये चैप्टर, तो 2 पार्ट्स बने हुए थे। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे आपके पास ये इस तरीके से चैप्टर 1 खुल जाएगा। ठीक है जी। तो आपको अगर अभी तक, जब तक आपके पास हार्ड कॉपी में आपके पास आपकी बुक्स ना आ जाए, तब तक अगर आपको मटेरियल कहीं से देखना हो कि क्या कोर्स है आपका, क्या है क्या नहीं, वो आप यहां पे इस तरीके से जाके इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। एनीवे, वापस आते हैं। अब एक बारी सब्जेक्ट के साथ मैं शुरू करता हूं। ठीक है जी। सबसे पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले पार्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो एक बारी बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में आपका सिलेबस कितना होने वाला है। देखो जी, बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत थोड़ा सा आसान सा सिलेबस है इसका। ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूं, सच में आसान है।
सबसे पहले तो आपके पास एक चैप्टर आएगा जो जिससे हम स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है जी। दूसरा चैप्टर आपके पास आएगा बिजनेस साइकिल्स। ये चैप्टर शायद आपने पहले नहीं पढ़ा होगा 12th लेवल पे। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट चैप्टर आएगा मार्केट्स, जो आप पढ़ते थे, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली वगैरह वगैरह। फिर आपके पास एक चैप्टर आएगा प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, और उसके बाद आपके पास चैप्टर आएगा डिमांड एंड सप्लाई। बस बेटे बस, अगर मैं इकोनॉमिक्स वाले पार्ट की बात करूं तो बस यही है आपका सिलेबस। सर हैं, ये तो बहुत ही आसान लग रहा है, ये तो बहुत थोड़ा सा है। हाँ बेटे, तभी तो मैं कह रहा था इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट हमारा बहुत आसान है। 11th 12th में आपने ऑलरेडी इसका बेस पढ़ा हुआ है, तो बस यही है सिलेबस। लेकिन सर अगर ये सिलेबस है तो ये तो हमने सारा का सारा 11th 12th में पढ़ा हुआ है। देखो होगा क्या, अभी मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा ना, इससे तो आपको आइडिया उसी टाइम लग जाएगा। बहुत जगहों पे तो ऐसी चीजें हैं कि आपने 11th 12th तक जो पढ़ रखा है वो आपने पढ़ा नहीं है, वो आपने रट रखा है। उसको क्लैरिफाई करना, कोई भी चीज हमने 11th 12th तक पढ़ रखी है, हमने लॉ समझ लिया कि भाई ये है, एक्चुअली में प्रैक्टिकली बिजनेस में वो चीज कहां पे रेलेवेंट होती है, कैसे अप्लाई होती है, क्या होता है क्या नहीं, वो यहां पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सो बेसिकली जो चीजें सेम भी होंगी जो 11th 12th में हमने पढ़ रखी हैं, यहां पर आपको उन चीजों की एप्लीकेशन समझनी है। एक तरह से 11th 12th में आपने उन चीजों की एबीसीडी समझ ली, यहां पे उसकी एप्लीकेशन क्या होगी वो समझनी होगी। और कुछ चीजों में कुछ पर्टिकुलर लेवल तक आपने 11th 12th तक पढ़ रखा होगा, उसके आगे की एक्सपेंशन है, एक्सटेंशन आपको यहां पे पढ़नी है। ठीक है जी। चलिए अब मैं यहां पे, अच्छा मैंने अभी बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले पार्ट का सिलेबस आपको बताया है। ये 5 चैप्टर्स हैं। जो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज वाला पार्ट है उसके बारे में भी अलग से बाद में बात करेंगे। पहले एक बारी बिजनेस इकोनॉमिक्स के इस पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। जहां पे भी मैं बोलूंगा कि यहां पे आपको लिखना है, नोट्स बनाने हैं, तो प्लीज साथ साथ बनाते रहिएगा। ठीक है। और आपको कुछ भी क्वेरी आती है, कुछ भी डाउट आता है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और कुछ के पास होगा भी नंबर, और नहीं तो आप कमेंट वगैरह में लिख के कहीं पे भी मुझसे बात करके अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। एनीवे तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। हेडिंग डाल लीजिए एक बार इस चैप्टर की, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। चलिए, तो सर सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स क्या है, और इकोनॉमिक्स अगर समझ आ जाए तो सर बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तो हमने पहले पढ़ रखा है, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स में कुछ अलग होता है, सेम होता है, होता क्या है। देखो सबसे पहले इकोनॉमिक्स समझते हैं, इकोनॉमिक्स क्या है, उसके बाद समझते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, कोई फर्क है या नहीं है इसमें। एक बड़ी सिंपल सी बात, एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे अब पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, मेरे साथ तो बड़ा हुआ है। जब 10वीं के पेपर देने थे तो सब ये कहते थे, दोस्त घर वाले वगैरह सब, कि भाई तू ना एक बारी 10th बोर्ड क्लास है, 10th के पेपर दे ले, उसके बाद लाइफ सॉर्टेड है। हमने कहा जी ठीक है, 10वीं पास कर लेते हैं, 10th के पेपर दे लेते हैं, लाइफ सॉर्टेड है। 10th के पेपर दिए, उसके बाद आया भाई अब 11th में क्या स्ट्रीम चूज करनी है, फिर 12th, फिर सबने कहा भाई तू 12th के पेपर दे ले एक बारी, फिर 12th के बाद लाइफ सॉर्टेड है। तो ऐसा शायद आपके साथ भी हुआ होगा, सबने कहा होगा कि 12th के पेपर दे लो एक बारी, लाइफ सॉर्टेड है। लाइफ क्या सॉर्टेड है, 12th के पेपर ही नहीं पूरे हो पाए। बताओ, पूरे वर्ल्ड में ही लॉकडाउन की सिचुएशन हो गई, हम सोच रहे थे हमारी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी, यहां पे सबकी खराब हो गई। एनीवे, सो बेसिकली ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, ये बात मैंने बीच में क्यों छेड़ी, आप लोगों में से भी बहुत बच्चों ने सोचा होगा कि 12th के ना एक बार पेपर हो जाए, क्योंकि पूरे साल 12th बोर्ड क्लास है, तो एक प्रेशर था मन पे कि बोर्ड क्लास है, बोर्ड क्लास है, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, ताकि नंबर अच्छे आ जाएं, 12th में परसेंटेज अच्छी आ जाए। वैसे आधे से ज़्यादा नालायक करते वही हैं, आखिरी के 2 महीने में आके बुक उठाते हैं और तब पढ़ते हैं अच्छे से। एनीवे,
तो सर खूब पढ़े थे, मन में तो ये सोच रखा था कि कहीं घूमने जाएंगे, ये करेंगे, पार्टी करेंगे, यहां पे जाएंगे, वहां पे जाएंगे। कुछ लोगों ने प्लान बना रखे होते हैं, भाई 12th के बाद गोवा चलेंगे घूमने दोस्तों के साथ। ठीक है, 99% लोगों का 12th के बाद ये प्लान कभी पूरा नहीं होता। आधी बारी तो इसलिए पूरा नहीं होता क्योंकि घर से परमिशन नहीं मिलती, इस बारी तो मोदी जी ने परमिशन नहीं दी। चलो, अब सर इसी बात को एक एग्जाम्पल में फ्रेम करते हैं। आपने मान लो पापा को बोला, सिचुएशन नॉर्मल हो गई, लॉकडाउन वगैरह खत्म हो गया, मान लो, ठीक है, मोदी जी ने हमको परमिशन भी दे दी, भाइयों बहनों जहां जाना है घूमने जा सकते हो अब आप। अच्छा, अब आपने पापा को कहा कि पापा पैसे दो, बहुत सारे शौक रहते थे, पहले 12th के पेपर, उसके बाद लॉकडाउन, पागल हो गए हैं, घर पे बैठे बैठे बोर हो चुके हैं, अब तो भैया सारे शौक पूरे करने हैं एक बारी। ठीक है जी, आपने पापा को कहा पापा पैसे दो। मान लो पापा ने आपको पैसे निकाल के दिए, पापा ने जेब से निकाले 2000 रुपए का नोट और पापा ने आपको कहा ले बेटा 2000 रुपए ले और जा जी ले अपनी जिंदगी। आप सोच रहे थे, आपने तो इतनी सारी चीजें सोच रखी थी, आपने सोचा हुआ था मैं पार्टी करने जाऊंगा पहले तो दोस्तों के साथ, ठीक है, क्लब वगैरह में। फिर आपने सोच रखा था मैं मूवी देखने जाऊंगा, मूवी का भी प्लान बना रखा था। आपने शॉपिंग का भी प्लान बना रखा था। आधे नालायकों ने डेट पे जाने का प्लान बना रखा था, आधे नालायकों ने गोवा जाने का प्लान बना रखा था, या वगैरह वगैरह। तो सर हमारे तो खूब सारे शौक थे। अब ये सारे शौक पापा को बता तो नहीं सकते थे, बस पापा को तो ये कहा था कि बहुत सारे शौक है, पूरे करने हैं। तो पापा से पैसे मांगे, पापा ने निकाल के दिए 2000 रुपए और पापा कहते हैं 2000 रुपए में अपनी जिंदगी जी लो। इन 2000 रुपए में तो ये सारे शौक मेरे पूरे हो ही नहीं सकते। समझ आया आपको ये? अब सर पहले तो 12th के बोर्ड के पेपर, उसके बाद मोदी जी ने घर में रोक लिया, उसके बाद पापा ने हमारे साथ सरकाजम कर दिया कि 2000 रुपए में जी ले अपनी जिंदगी। अब सर क्या करें? तो अब हमारी एक नेचुरल टेंडेंसी है एज अ ह्यूमन बीइंग, हम लोग सीधा करते क्या है, जब हमारी जरूरतें बहुत ज्यादा हो जाती हैं और उसके लिए हमारे को पैसे नहीं मिलते तो हम फिर प्रायोरिटाइज करने का काम करते हैं। फिर हम कहते हैं देखो ऐसा है, इसको तो काट दो, ये तो 2000 तो क्या, इसमें तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो छोड़ दो इसको, तो ये आइडिया तो खत्म। अब हम सोच रहे हैं 2000 रुपए में कौन कौन से शौक हमारे पूरे हो सकते हैं। तो सर गोवा वाला भी शौक नहीं हो पाएगा, खूब खर्चा आता है वहां पे भी, 2000 में तो ना हो पाएगा। फिर हमने कहा चलो एक काम करेंगे, दोस्तों के साथ पार्टी करने चले जाएंगे, कॉन्ट्री करवा लेंगे, 2-3 ऐसे दोस्त जिनके साथ हम पार्टी करने नहीं जाना चाहते उनको भी साथ में ले जाएंगे ताकि कॉन्ट्री कम हो जाए। तो सर पहले तो पार्टी कर लेंगे, उसके बाद जो पैसे बच जाएंगे उनसे सर मूवी देखने चले जाएंगे, शॉपिंग के लिए कुछ बचेगा कुछ नहीं बचेगा, अगर बचेगा तो शॉपिंग कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो सर हमने प्रायोरिटाइज किया कि भैया पहले तो मेरे को पार्टी करने तो जाना ही जाना है, अब चाहे 2000 रुपए मिले हैं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सर दूसरी प्रायोरिटी थी मेरी, अगर कुछ पैसे बच गए तो मूवी देखने जाऊंगा, उसके बाद अगर कुछ पैसे बच गए तो शॉपिंग करने जाऊंगा। वैसे तो सर प्रायोरिटी ये थी, लेकिन इसके लिए तो पैसे हैं ही नहीं, ठीक है जी, और पापा को बोल भी नहीं सकते, नहीं तो जो मिले हैं वो भी ले लेंगे वापस। एनीवे, सो बेसिकली इस बेसिक सी लेमन सी बात से मैंने आपको समझाने की क्या कोशिश करी है, जो आप ऑलरेडी शायद जानते हैं। आपने 11th-12th में भी जब इकोनॉमिक्स स्टार्ट करी होगी तो आपने यही बात सीखी होगी। मेरी जो जरूरतें थी, मेरे जो शौक थे, मेरे नहीं आपके जो शौक थे, जो जरूरतें थी वो बहुत ज्यादा थी। तो ह्यूमन वांट्स जो थी वो बहुत ज्यादा थी, और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए जो मेरे पास रिसोर्सेज थे वो बहुत लिमिटेड थे। तो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं, ये हम समझते आए हैं। तो सर आपने इस सिचुएशन में भी करा क्या? हम नॉर्मली अपनी डे टू डे लाइफ में भी तो यही करते हैं कि जब अपनी जरूरतों, जो हमारी जरूरतें हैं वो हैं बहुत ज्यादा, लेकिन उन जरूरतों को पूरा करने के लिए जो हमको रिसोर्सेज चाहिए जब वो बहुत कम हो, तो हम नेचुरली उन जरूरतों को प्रायोरिटाइज करते हैं कि सर पहले फिर कौन सी जरूरत पूरी करी जाए जो सबसे ज्यादा जरूरी हो हमारे लिए, उसके अकॉर्डिंग दूसरी जरूरत, उसके अकॉर्डिंग तीसरी जरूरत, वगैरह वगैरह। तो जो ये इकोनॉमिक्स का फंडा है कि जरूरतें बहुत ज्यादा होती हैं, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं, पूरे नहीं होते हैं, कभी भी इतने नहीं होते हैं कि सारी जरूरतों को पूरा कर पाए, तो सर हमें फिर ऐसी सिचुएशन में अपनी जरूरतों को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। ये जो बात है
ये एक इंडिविजुअल लेवल, आपके लेवल पे भी अप्लाई होती है, ये मेरे लेवल पे भी अप्लाई होती है, ये एक बिजनेस लेवल पे भी अप्लाई होती है। और अगर आपके मेरे जैसे हर एक इंडिविजुअल पे ये बात अप्लाई होती है, हर एक बिजनेस लेवल पे ये बात अप्लाई होती है, तो सर हम लोगों से मिलके ही तो पूरी कंट्री बनी है। तो यही बात नेशन लेवल पे, पूरी कंट्री लेवल पे भी अराइज एप्लीकेबल होती है। सो बेसिकली सबसे पहला पॉइंट यहां पे क्या निकलता है, इकोनॉमिक्स है क्या? सर इकोनॉमिक्स है जो ह्यूमन वांट्स होती हैं वो होती हैं सर अनलिमिटेड, और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं वो होते हैं सर लिमिटेड। तो ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या पड़ता है, हमें अपनी वांट्स को मैनेज करना पड़ता है। मैनेज करने का मतलब क्या है सर, यहां पे हमें अपनी जरूरतों को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। ठीक है जी। इसी चीज को आपकी इकोनॉमिक्स की टेक्निकल लैंग्वेज में कहा गया है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। किस तरीके से एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड जिनके पास रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं और उन रिसोर्सेज से पूरे करने वाली जरूरतें बहुत ज्यादा हैं, अब किस तरीके से उन कम रिसोर्सेज को अपनी इतनी सारी जरूरतों में एक इंसान लगाएगा अपने रिसोर्सेज को, उसको कहते हैं हाउस होल्ड मैनेजमेंट। और यही है एक इकोनॉमिक्स। जितने भी आपके इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट निकलते हैं, कोई भी चैप्टर हो, अल्टीमेटली बेस लाइन यही होती है। और यहीं से आपके पास एक चीज और अराइज होती है। मैं साथ साथ ना यहाँ पे आपको कीवर्ड्स वगैरह भी जो आपके एमसीक्यूज के तरीके से बनते जाएंगे वो भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। यहीं से एक कीवर्ड निकलता है कि सर जो आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है ना, जो ये नाम है इकोनॉमिक्स, ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है। वो वर्ड है इकोनॉमिया। स्पेल करते हैं OIKONOMIA, इकोनॉमिया। और इकोनॉमिया का मतलब क्या है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। आई होप आपको यहां तक की बात समझ आई। यहां तक की बात से एक सिंपल सा क्रक्स मैं आपको बताना चाहता था, एक तरह से समझाना नहीं, ये तो मैंने एक तरह से आपको रिकॉल करवाया, बस आपको ऑलरेडी पता था कि सर ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं, उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। हमें अपने रिसोर्सेज के हिसाब से अपनी ज़रूरतों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स का वर्ड कौन से वर्ड से अराइज हुआ है, इकोनॉमिया, जो कि शुरू होता है ओ से। कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड है। इकोनॉमिया का मतलब क्या है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। एक बारी इतना लिखिए जो मैंने अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको लिखिए पहले ये इसी तरीके से। हाँ जी, लिख लिया यहां तक। चलिए अब आगे चलते हैं। सर आपने अभी यहां से इस बात से तो एक बात समझाई, शुरू हमने कहां से किया था, हमारे सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स। तो सर इकोनॉमिक्स का तो मतलब आपने बता दिया, ठीक है जी। अब इकोनॉमिक्स में ऐसा क्या अलग से पढ़ना है, एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए भी। अब मैं थोड़ी सी टेक्निकल उसमें आऊंगा बातों में, ठीक है। तो अब दूसरा पॉइंट, अभी कुछ लिखना नहीं होगा, जो भी मैं यहां पे फ्रेम कर रहा हूं एक एग्जांपल है, इसमें जो भी लिखना होगा वो फिर मैं आपको खुद बताऊंगा। अच्छा, एग्जाम्पल जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स को समझने के लिए, उस एग्जाम्पल पे आने से पहले एक बात डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे कोई भी कंपनी होती है, रिलायंस कंपनी है बहुत बड़ी, एक टाटा कंपनी है, जितनी भी इस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एक कंपनी के मालिक जो होते हैं, उन मालिकों को क्या बोलते हैं, कौन होते हैं किसी कंपनी के मालिक? किसी भी कंपनी के जो मालिक होते हैं वो होते हैं उस कंपनी के शेयर होल्डर, जिसने उस कंपनी में पैसा लगा रखा है। शेयर होल्डर एक कंपनी में पैसा लगाते हैं और मालिक बन जाते हैं।
लेकिन जो शेयर होल्डर होते हैं वो काम नहीं करते। सर मतलब क्या कहना चाहते हो? अब जैसे मैं रिलायंस की बात करूं, रिलायंस कंपनी के तो लाखों करोड़ों शेयर होल्डर्स हैं। मेरे पास भी मान लो मैंने रिलायंस में 15 शेयर खरीद रखे हैं। बी नाम का एक बंदा है, उसने भी रिलायंस में मान लो 100 शेयर खरीद रखे हैं। मेरा एक दोस्त है, उसने रिलायंस में 1000 शेयर खरीद रखे हैं। मुकेश अंबानी साहब के पास भी खूब सारे शेयर होंगे रिलायंस के। इसी तरीके से पता नहीं कितने लोगों ने कितने शेयर्स खरीद रखे होंगे रिलायंस के। तो रिलायंस के एक्चुअल शेयर होल्डर्स की अगर बात करें तो वो तो लाखों करोड़ों शेयर होल्डर्स हैं। अब मतलब इसका क्या हो गया? रिलायंस के जो मालिक हैं, अगर रिलायंस के लाखों करोड़ों शेयर होल्डर्स हैं, मतलब रिलायंस के लाखों करोड़ों मालिक हैं। अब अगर इन सभी मालिकों को बोल दिया जाए कंपनी का बिजनेस रन करो, तो क्या बिजनेस रन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लाखों करोड़ों लोग जब किसी बात के रिगार्डिंग डिसीजन लेने बैठेंगे, एक बोलेगा ऐसे कर लो, एक बोलेगा ऐसे कर लो, एक बोलेगा ऐसे कर लो, अंबानी साहब बोलेंगे ऐसे कर लो, कोई सुनेगा ही नहीं किसी की बात। समझ आया? तो इसीलिए मालिक कंपनी को रन नहीं करते। कंपनी को रन करने के लिए यहां पे अपॉइंट किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। सो बेसिकली एक कंपनी में डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है और कुछ डायरेक्टर्स के ग्रुप को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल दिया जाता है। इसके बारे में टेक्निकल बातें अभी थोड़ा आगे आगे करेंगे। मैं एक आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझा रहा हूं यहां पे। तो एक कंपनी के मालिक कौन होते हैं? उस कंपनी के शेयर होल्डर। लेकिन कंपनी को रन करना, कंपनी को मैनेज करना, डे टू डे ऑपरेशंस के रिगार्डिंग डिसीजन लेना, यह सारा काम किसका होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है। और अब एक साल बाद, मतलब हर साल बाद, मैं एक साल पर्टिकुलर एक साल की बात कर रहा हूं, वैसे हर साल बाद जो कंपनी के मालिक हैं उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कह दिया भाई एक साल तक ये कंपनी आप चलाइए, और एक साल बाद क्या परफॉर्मेंस रही मेरी कंपनी की, आपने किस तरीके से काम किया, किस तरीके से नहीं किया, वो परफॉर्मेंस आके एक बारी मेरे को बताइए। सर समझ नहीं आया क्या बोलना चाह रहे हो? मान लो मैं हूं शेयर होल्डर, एक कंपनी है एबीसी कंपनी, या रिलायंस की बात कर लेते हैं। मान लो रिलायंस का मैं हूं शेयर होल्डर और आप हैं इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आप हैं इसके डायरेक्टर। तो मैंने आपको कहा देखो भाई मैं मालिक हूं इसलिए मैं काम नहीं करूंगा, आप डायरेक्टर हो, काम आप करोगे, ठीक है। अब आपने पूरा साल काम किया, अब मैं मालिक हूं, मेरे को परफॉर्मेंस देखनी है कि आपने कैसा काम किया। तो मैंने कहा हर साल के एंड में आ जाना और अपनी परफॉर्मेंस मेरे को बता जाना कि कैसा काम किया कैसा नहीं। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अब होता क्या है, एक साल गुजर गया, आफ्टर 1 ईयर आप मेरे पास आए और मेरे को आके आप अपनी परफॉर्मेंस बता रहे हो कि सर देखो हमने एक साल में ऐसी कंपनी चलाई, ये खर्चे किए, ये कमाया, ये लॉस हुआ, वगैरह वगैरह। सर एक साल बाद क्या मेरे घर पे आएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? क्या एक एक शेयर होल्डर के घर पे जाएंगे? ना, एक साल, हर साल बाद एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी जाती है, उसका नाम आपने पहले शायद सुना होगा, एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। हर साल के एंड में एक एनुअल जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज करी जाती है। इस एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी के मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स प्रेजेंट होते हैं और डायरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और इस एजीएम में जो डायरेक्टर्स होते हैं वो अपनी परफॉर्मेंस के डॉक्यूमेंट्स ले डाउन करते हैं। परफॉर्मेंस के डॉक्यूमेंट्स ले डाउन मतलब मुंह से बोल के नहीं, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू दिखाना कि सर एक साल में ये हमारी परफॉर्मेंस रही है। किसको दिखाना? शेयर होल्डर्स को दिखाना। समझ आया? अच्छा एक बात बताओ, अभी तक मैंने 2 लोगों की बात करी, एक होते हैं शेयर होल्डर, ये होते हैं किसी कंपनी के मालिक, और कंपनी को रन कौन करते हैं? उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैनेज कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब एक बात बताओ, मैं आपको कहूँ या हमारा आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आपको एज अ स्टूडेंट कहे देखो ऐसा है, खुद ही पढ़ लेना, खुद ही पेपर दे देना, खुद ही चेक कर लेना और खुद ही नंबर दे देना। तो सर अगर आईसीआई आज ऐसा कर देना तो हम नवंबर में अपने पेपरों का इंतजार ही नहीं करेंगे, हम आज की आज पेपर दे देंगे, आज की आज चेक कर देंगे और आज की आज अपने आप को सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं, अपने आप को आज की आज कह देंगे हम सीए बन गए। मेरे कहने का सिंपल सा मतलब ये है, जो काम कर रहा है अगर उसी को कह दिया जाए कि अपने काम को इवैल्यूएट भी कर लो, जो बच्चा पेपर दे रहा है उसी को कह दिया जाए अपना पेपर चेक भी कर लो, तो वो कभी अपने आप को नंबर कम देगा ही नहीं, अपनी परफॉर्मेंस को कभी गलत बताएगा ही नहीं। इसी तरीके से अगर मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कह रहा हूं कि आप ही कंपनी चलाइए, मतलब आप ही कंपनी को परफॉर्म करिए,
और एक साल बाद आप ही बताइए कि आपने एक साल में कैसा काम किया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अगर कोई गलती करी भी होगी तो ये बताएंगे ही नहीं। इन्होंने कोई फ्रॉड तक भी करा होगा, ये बताएंगे ही नहीं। समझ आया? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस एनुअल जनरल मीटिंग में जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं, इसके लिए एक तीसरा इंसान पिक्चर में आता है, उसका नाम होता है ऑडिटर। और वो ऑडिटर कौन होता है? आप होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एजीएम में जब अपनी परफॉर्मेंस को ले डाउन करते हैं कि एक साल में हमारी ये परफॉर्मेंस रही, तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ले डाउन करते हैं? यहां पे ये लोग, जिसको आप अपने अकाउंट्स में बोलते हो फाइनल अकाउंट्स, अपने फाइनल अकाउंट्स ले डाउन करते हैं। फाइनल अकाउंट्स में मेन इसको हम प्रैक्टिकली बोलते हैं एनुअल रिपोर्ट्स। सर इसमें होता क्या है? फाइनल अकाउंट्स या एनुअल रिपोर्ट्स में किसी भी कंपनी के P&L अकाउंट, इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट्स। वैसे तो मैं यहां पे P&L लिख रहा हूं, इसको हम प्रैक्टिकली P&L नहीं बोलते, अब इसको हम बोलते हैं SPL, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी। इसी तरीके से बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स सर होते क्या है? बैलेंस शीट में जो आपने चीजें दिखाई हैं उसकी कैलकुलेशंस, एक तरह से वर्किंग नोट्स कह लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं एजीएम में। कौन रखता है इन डॉक्यूमेंट्स को? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्यों रखता है? इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के थ्रू इनकी परफॉर्मेंस दिखती है कि सर P&L में प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरेटिवली बढ़ रहा है या नहीं, पिछले साल के कंपैरेटिवली खर्चे बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, जितने एसेट्स हमारे पास पिछले साल की बैलेंस शीट में थे क्या एसेट्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो इन डॉक्यूमेंट्स को देखकर इनकी परफॉर्मेंस का पता लगाया जाता है। और इन डॉक्यूमेंट्स में P&L में और बैलेंस शीट में जो आपने अमाउंट्स दिखाई हैं, जो चीजें डेबिट क्रेडिट करी हैं, वो सही करी हैं या गलत करी हैं? क्या आपने कहीं जानबूझकर किसी चीज को इनकम में, अब बड़ी सिंपल सी बात है, आपको किसी कंपनी का प्रॉफिट दिखाना हो, उसका क्रेडिट बढ़ा दो। क्रेडिट बढ़ा दोगे, अपने आप यहां पे जो बैलेंस में प्रॉफिट बचेगा वो ज्यादा बचेगा। आपको बैलेंस शीट में एसेट बढ़ाना है, उस एसेट को ज्यादा दिखा दो यहां पे, जिसको आप विंडो ड्रेसिंग कहते हो, विंडो ड्रेसिंग कर दो। इसका पूरा मेजर कॉन्सेप्ट भी है आपके पास, वो भी अभी थोड़ा आगे आएगा, लेकिन मैं यहां पे अभी विंडो ड्रेसिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट मर्ज नहीं करना चाह रहा हूं। सिंपल सा बेसिक रीजन कि कहीं हमें ऐसा ना लगे सर इकोनॉमिक्स से हट ही गए, हम तो अकाउंट्स में पहुंच गए, तो वो नहीं मैं करना चाह रहा हूं। एनीवे, सो बेसिकली इस तरीके के फ्रॉड तो नहीं कर रखे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहीं अपनी बैलेंस शीट P&L में। इस बात की चेकिंग कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट आके ऑडिट करता है। सर ऑडिट करने का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोगों के आंसर शीट्स होंगी, आंसर शीट्स को टीचर या इंस्टीट्यूट चेक करता है। चेक करने को इवेलुएट कह देते हैं, एग्जामाइन करना कह देते हैं, या फिर उसको कह देते हैं ऑडिट करना। तो ऑडिट करने का मतलब यही होता है P&L बैलेंस शीट को चेक करना कि इसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं, दिखाई गई हैं, क्या वो सच हैं, वो झूठ तो नहीं है, उनका एविडेंस है। समझ आया? अब इन फाइनल अकाउंट्स पे साइन कर देता है, कौन साइन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट एज एन ऑडिटर, अगर उसको लगता है कि ये सही है। अब मैं एक बार इसको समअप करता हूं। तो शेयर होल्डर्स होते हैं किसी कंपनी के मालिक। कंपनी को रन कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हर साल बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पूरे साल में कंपनी रन करी, क्या परफॉर्मेंस रही, उस परफॉर्मेंस को ले डाउन किया जाता है एनुअल जनरल मीटिंग में। किन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ले डाउन किया जाता है? फाइनल अकाउंट्स, जिनको हम एनुअल रिपोर्ट्स बोलते हैं, P&L बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स वगैरह, ये डॉक्यूमेंट्स रखकर ये डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है या नहीं है, गलत फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है। तो इसीलिए पहले इन डॉक्यूमेंट्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन डॉक्यूमेंट्स को साइन करवाना पड़ता है किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, उनका ऑडिट करवा के। फिर ये साइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, साइंड फाइनल अकाउंट्स यहां पर रखे जाते हैं एजीएम में, और इन साइंड फाइनल अकाउंट्स को कंपनी के मालिक देखते हैं और परफॉर्मेंस का अंदाजा लगाते हैं कि कैसी रही। हाँ, अगर किसी सीए ने साइन कर दिया है इन अकाउंट्स को, तो कंपनी के मालिक उस पर विश्वास करते हैं। फिर समझ आया आपको ये? अब सर ये कहानी तो समझ आ गई, नहीं अब सुनिए। मान लो
एक थे हमारे मिस्टर ए। ठीक है जी। मिस्टर ए किसी कंपनी के सीईओ थे। सर किस कंपनी के सीईओ थे? मान लो मिस्टर ए XYZ कंपनी के सीईओ थे। सर XYZ कंपनी क्या करती थी? मान लो XYZ कंपनी फूड बिजनेस में ऑपरेट कर रही थी। तो मिस्टर ए एक XYZ कंपनी जो कि फूड बिजनेस में ऑपरेट करती थी उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। ठीक है। अब वही एजीएम हो रही थी, एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग में आके एज अ सीईओ मिस्टर ए ने सीधा आके कहा कि सर देखो ऐसा है, बहुत साल से हम फूड बिजनेस में काम कर रहे हैं और अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मार्केट में एक अच्छा नाम गुडविल हो चुकी है। अब हम लोग एक्सपैंड करना चाहते हैं। ये कौन बोल रहा है? मिस्टर ए बोल रहे हैं। तो यहां पे मैं जो भी लिखूंगा मिस्टर ए के बारे में लिखूंगा कि मिस्टर ए क्या बोल रहे हैं, और इस साइड पे मैं जो भी लिखूंगा अदर मेंबर्स। एक तरह से मैं आपको अब एक बातचीत सुना रहा हूं मिस्टर ए और इस एजीएम में जो बाकी और लोग प्रेजेंट थे उनके बीच में। मिस्टर ए ने कहा कि भाई फूड बिजनेस में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, अब हमें एक्सपैंड करना है। तो अदर मेंबर्स ने कहा सर कौन से बिजनेस में? वेयर? एक्सपैंड तो ठीक है, लेकिन कौन से बिजनेस में एक्सपैंड करना चाहते हो? तो मिस्टर ए कहते हैं फूड बिजनेस में हम काम कर रहे हैं, एक काम करते हैं बिवरेजेस के बिजनेस में एक्सपैंड करते हैं। मतलब हम लोग ना कोल्ड ड्रिंक्स, एग्जांपल ले रहा हूं, हम लोग ना कोल्ड ड्रिंक्स का ब्रांड इस्टेब्लिश करते हैं अपना, जो हमारा फूड का बिजनेस है उसको कॉम्प्लीमेंट भी करेगा ये। ठीक है, कोई खाने आएगा तो उसको ड्रिंक्स ऑफर कर देंगे, कोई ड्रिंक के लिए आएगा सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए तो उसको खाना ऑफर कर देंगे साथ में। ठीक है जी। तो हम कोल्ड ड्रिंक्स का एक ब्रांड एस्टैब्लिश करते हैं। तो अदर मेंबर्स उसी टाइम कहते हैं सर आइडिया तो बड़ा अच्छा है कि कोल्ड ड्रिंक्स का, बेवरेजेस का बिजनेस हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस को कॉम्प्लीमेंट करेगा तो चल सकता है, लेकिन सर ऐसा है मार्केट में ना ऑलरेडी दो जायंट्स हैं। दो जायंट्स का मतलब दो बहुत बड़े बड़े प्लेयर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे मान लो पेप्सी, कोक वगैरह, ये सारे ब्रांड्स। तो इन्होंने कहा सर मार्केट में ऑलरेडी दो ब्रांड्स हैं जिनका बहुत बड़ा नाम है, हम लोग अगर अपना ब्रांड इस्टेब्लिश करेंगे भी तो इनके सामने कॉम्पीट करना बड़ा टफ हो जाएगा। तो सीईओ कहते हैं, मिस्टर ए कहते हैं देखो ऐसा है, अगर मैं सिर्फ इंडिया लेवल की बात करूं, 125 करोड़ की जनता है हमारी, और 125 करोड़ की जनता को सिर्फ दो लोग सर्व कर रहे हैं, मतलब तो मैं ये मान ही नहीं सकता। ये कौन कहते हैं? सीईओ कहते हैं। सीईओ कहते हैं 125 करोड़ की जनता है और आप कहते हो दो जायंट्स ऑलरेडी इंडस्ट्री में बैठे हैं, तो दो ही तो बैठे हैं, दो लोग, दो कंपनी 125 करोड़ की जनता को सर्व कर रहे हैं, तो कुछ वैक्यूम तो हमारे लिए भी होगा। रूरल एरिया में, छोटे से छोटे एरिया में कहीं ना कहीं जाके अपने ब्रांड को थोड़ा थोड़ा इस्टेब्लिश तो हम कर लेंगे। कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि जनता है 125 करोड़ की और लोग बैठे हैं सर्व करने के लिए 1 करोड़ 100 करोड़, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा लोग हैं और सिर्फ दो प्लेयर्स हैं, तो तीसरा प्लेयर अगर हम आ भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सस्टेन कर लेंगे। ठीक है जी। जैसे ही इन्होंने, सीईओ ने ये बात कही तो ये लोग कहते हैं सर आपकी ये बात हमको समझ तो आ गई, लेकिन सर अब एक बात सुनो, आपसे पहले, मतलब XYZ कंपनी से पहले भी एक और कंपनी ने ऐसा सोचा था। ठीक है, और वो कंपनी ने भी जब ये सोचा, तो वो कंपनी, जब एक तरह से पास्ट की बात बता रहे हैं कि उस कंपनी ने भी जब ये सोचा कि कोल्ड ड्रिंक के बिजनेस में एंटर करते हैं और इन दो बड़े बड़े जायंट से कॉम्पीट करते हैं, तो सर ये मिजरेबली फेल हो चुके हैं, इनका धंधा बुरे तरीके से फेल हो चुका है। तो सर हमको डर है। आपकी ये बात हमको जेन्युइन तो लगती है कि 125 करोड़ की जनता है और सिर्फ दो कंपनी 125 करोड़ की जनता को सर्व कर रही है कोल्ड ड्रिंक्स में, तो हमारे लिए खूब वैक्यूम है, ये बात समझ में आती है। तो लेकिन सर इसी बात को समझ के पहले भी एक कंपनी ऐसा काम कर चुकी है और फेल हो गई थी, डूब गई थी कंपनी, तो कहीं हम ना डूब जाएं। तो सीईओ कहते हैं देखो ऐसा है, मेरे को ये काम करना है, मैं तो ये करूंगा। ठीक है, अब आप जो मर्जी बोल लो। तो बाकी मेंबर्स कहते हैं देखो आप सीईओ हो, आप कहोगे करना है तो देखो करना तो पड़ेगा। अब मोदी जी आके बोल देते हैं सबको मानना तो देखो पड़ता ही है,
तो ऐसे ही कंपनी का सीईओ अगर कह रहा है तो मानना तो देखो सबको पड़ेगा। लेकिन फिर ये बाकी मेंबर्स कहते हैं सर एक बात बताओ, पैसा कहां से लाओगे? आपकी सारी बात मान ली, 1 मिनट के लिए ये भी मान लिया कि आप कह रहे हो कि बिजनेस चला लेंगे, लेकिन ये बताओ एक्सपैंड करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहां से लाओगे? दूसरी बात, स्किल। सर अभी हम काम कर रहे हैं फूड बिजनेस में, उसके बारे में क्या नॉलेज चाहिए, क्या टेक्निकलिटीज होती हैं, वो सारी हमको मालूम है। कोल्ड ड्रिंक्स के बिजनेस की नॉलेज, वहां पे क्या टेक्निकलिटीज होती हैं, क्या स्किल होता है, कोल्ड ड्रिंक बनाने का क्या फॉर्मूला है, वो सारी चीजें तो हमको नहीं मालूम। तो स्किल कहां से आएगा और पैसा कहां से आएगा? तो कंपनी का सीईओ कहता है देखो ऐसा है, हमने फूड बिजनेस रन किया है, फूड बिजनेस से खूब पैसा कमाया है। तो फूड बिजनेस से जो पैसा कमाया है ना, वो पैसा मतलब फूड बिजनेस का जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट मैं कोल्ड ड्रिंक के बिजनेस में लगा दूंगा। समझ आया? अब जैसे ही ये बात सुनी बाकी मेंबर्स ने, तो बाकी मेंबर्स कहते हैं सर प्लीज ये मत करना, फूड बिजनेस का पैसा अपना कोल्ड ड्रिंक के बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए मत लगा देना। सीईओ कहता है सर ऐसा क्यों कह रहे हो? अब बाकी मेंबर्स ने एग्जाम्पल दिए 2-3 लोगों के, उसके बारे में डिटेल में मैं बात करूंगा, अभी नहीं थोड़ी देर में, लेकिन अभी आपको सिर्फ रेफरेंसेस दे रहा हूं। एक कंपनी का शायद आपने नाम सुना होगा, वीडियोकॉन। सीईओ नहीं होता शायद, वीडियोकॉन। एक इंसान का आपने पक्का पक्का नाम सुना होगा, माल्या साहब। शायद मैंने स्पेलिंग सही लिखी है, सिंगल एल आता है मेरे ख्याल से। माल्या साहब का भी नाम सुना होगा, किंगफिशर एयरलाइंस। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अभी तो मैंने 2 नाम लिखे हैं, एक शायद अब ये नाम मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करूंगा, लेकिन सुना होगा या नहीं, सुभिक्षा एक ब्रांड हुआ करता था। जैसे आज के टाइम पे इजी डे, रिलायंस फ्रेश, बिग बाजार वगैरह चलते हैं, वैसा ही एक ब्रांड हुआ करता था, सुभिक्षा। सर इनके नाम क्यों ले रहे हो? इनके नाम सर मैं इसलिए ले रहा हूं, ये कंपनीज एक टाइम पर पूरी कंट्री में, कंट्री छोड़ो कंट्री के बाहर भी, बहुत बड़ी लेजेंडरी कंपनीज थी, बहुत बड़े जायंट्स थे। और सर आज इनका ना या तो बिजनेस बिल्कुल खत्म हो चुका है, कुछ का तो नाम भी, अब शायद आपने सुभिक्षा का नाम भी नहीं सुना होगा। और एक टाइम पे सुभिक्षा सबसे बड़ा प्लेयर हुआ करता था रिटेल के बिजनेस में। माल्या साहब एक टाइम पे, इनकी एयरलाइंस, इसके बारे में डिटेल में मैं कभी बात करूंगा आपसे, आगे आपका टॉपिक भी आएगा इससे रिलेटेड। अभी मैं एक रेफरेंस के लिए आपको एक बात बता देता हूं, भारत में जितनी भी एयरलाइन कंपनीज रही हैं, कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो काफी लंबे टाइम तक प्रॉफिट्स में चली हो एयरलाइन बिजनेस में। माल्या साहब की जो ये कंपनी थी किंगफिशर एयरलाइंस, इस तरीके से इन्होंने ये बिजनेस चलाया था एक टाइम पर कि एयरलाइंस बिजनेस में इसको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में लाके खड़ा कर दिया था इन्होंने। लेकिन आज किस तरीके से इनकी हालत हुई पड़ी है कि 8 से 9 हजार करोड़ का लोन का पैसा लेकर भागे हुए हैं, लौटा नहीं रहे हैं। ऐसी हालत सर कैसे हो गई? एक टाइम पर एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग वगैरह, इनके जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हम घर में यूज करते हैं, एक टाइम पे सबसे बड़ा प्लेयर हुआ करता था वीडियोकॉन, और आज वीडियोकॉन को ज्यादा कोई पूछता भी नहीं है। सर ये इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? इन बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ ऐसा इसलिए हुआ कि एक टाइम पे ये बहुत बड़े प्लेयर्स हुआ करते थे और आज कहीं एग्जिस्ट तक नहीं करते हैं, क्योंकि इन्होंने भी यही गलती करी थी जो हमारा सीईओ यहां पे करने को बोल रहा है। सर क्या गलती? हमारा सीईओ क्या बोल रहा है कि फूड बिजनेस में हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आइए एक्सपैंड करते हैं कोल्ड ड्रिंक बिजनेस में। तो एक्सपैंड करने के लिए जब पैसा लगाने की बात आई, तो हमारा क्या कह रहा है, फूड बिजनेस से जो प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट का पैसा कोल्ड ड्रिंक के बिजनेस में लगा देते हैं। बस यही गलती इन लोगों ने करी थी। इन लोगों ने भी एक बिजनेस चलाया, उस बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, खूब प्रॉफिट्स कमाए। बस गलती यहां कर दी कि जब अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की बात करी, तो जिस बिजनेस को ऑलरेडी ऊंचाइयों तक पहुंचा चुके थे, उसका पैसा, उसका प्रॉफिट नए बिजनेस को खोलने में लगा दिया। नया बिजनेस डूब गया। नया बिजनेस तो डूबा ही डूबा, वो जो ऑलरेडी इस्टैब्लिश्ड बिजनेस था उसका भी प्रॉफिट लेके डूब गया। तो नया बिजनेस तो डूबा ही डूबा, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस था वो भी डूब गया। वही गलती इन प्लेयर्स ने करी थी और वही गलती हमारा यहां पे ये सीईओ करने को बोल रहा है। तो आउटराइटली बाकी मेंबर्स ने मना कर दिया, सर देखो ऐसा है, फूड बिजनेस का प्रॉफिट लगाने के लिए तो हम मानेंगे ही नहीं। चलो सीईओ कहता है अभी पैसों की भी बात भी करते हैं। मेरे को आपकी बात समझ आती है, सीईओ बोल रहा है मेरे को आपकी बात समझ आती है कि ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, फूड बिजनेस का पैसा नहीं लगाना चाहिए। जहां तक सर स्किल की बात है, तो सीईओ कहता है सर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
IITs मतलब बहुत प्रोफेशनल इंजीनियर्स, IIMs, बड़े बड़े हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को हायर करूंगा। तो सर स्किल ये लोग लाएंगे मेरे साथ। ये अगर मैं IITs को हायर करूंगा, मैं IIMs को हायर करूंगा, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर करूंगा, ये लोग अपने साथ अपना स्किल लाएंगे और हमारी कंपनी में वो स्किल लगाएंगे, फायदा हम उठाएंगे। तो बाकी मेंबर्स ने कहा चलो स्किल की बात समझ आ गई, अब पैसों की बात सॉर्टेड करो, पैसे कहां से लगाओगे। तो अब CEO कहता है काम करते हैं, जो हमारी XYZ कंपनी का फूड बिजनेस था, CEO कहते हैं उसका जो हमारा P&L बना हुआ है वो दिखाओ एक बारी। तो P&L देखा गया। अब P&L में आपने क्रेडिट साइड पर सारी इनकम लिखी होगी, सेल, रेवेन्यू फ्रॉम अदर ऑपरेशंस वगैरह वगैरह, और डेबिट साइड पे आपने सारे खर्चे वर्चे लिखे होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह करके, GP निकाल के फिर कैरी फॉरवर्ड करके आपके पास यहां पे इसका नेट प्रॉफिट आया होगा। मान के चलते हैं यहां पे ये नेट प्रॉफिट 50 करोड़ का आया हुआ है। तो CEO कहते हैं आपकी ये बात तो मेरे को समझ आ गई कि फूड बिजनेस का सारा प्रॉफिट उठा के कोल्ड ड्रिंक बिजनेस के एक्सपेंशन में नहीं लगा सकते, कुछ तो लगा सकते हैं, सारा नहीं भी लगा सकते। तो CEO कहता है काम करते हैं, फूड बिजनेस के प्रॉफिट में से 30 करोड़ का प्रॉफिट निकाल लेते हैं और ये प्रॉफिट अपने कोल्ड ड्रिंक बिजनेस में एक्सपैंड करने में लगा देते हैं, ये वाला पैसा। और 50 करोड़ में से जो 20 करोड़ का पैसा है वो रिटेन कर लेते हैं। कहां रिटेन कर लेते हैं? फूड बिजनेस में ही रिटेन कर लेते हैं, ताकि 30 करोड़ रुपया लगाकर मेरा कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस शुरू भी हो जाए। मैं अपने आप को आजमाऊं तो सही, ये सोचकर कि मैंने अगर एक धंधे का पैसा दूसरे धंधे में लगा दिया और दूसरा धंधा अगर डूब गया तो पहला धंधा भी डूब जाएगा, अगर मैं यही सोचता रह गया तो CEO कहता है फिर तो मैं आगे कभी एक्सपैंड कर ही नहीं पाऊंगा, फिर तो मैं आगे कभी भी बढ़ ही नहीं पाऊंगा। तो सर कभी ना कभी तो एक्सपैंड करना पड़ेगा। और एक बात हमको 12th में सिखाई गई थी, हायर द रिस्क हायर में बी द रिटर्न। तो सर कभी ना कभी तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करते हैं, 50 करोड़ में से 30 करोड़ के प्रॉफिट पे अपनी किस्मत को एक बारी के लिए आजमा लेते हैं। अगर ये डूब भी गया तो एग्जिस्टिंग बिजनेस को रन करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट मेरे पास होगा। ऐसा नहीं है कि मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस फिर पूरा ही ठप कर जाएगा। 20 करोड़ मैंने एग्जिस्टिंग बिजनेस को रन करने के लिए रिटेन कर दिया है। बाकी मेंबर्स कहते हैं चलो तुम्हारी ये बात हमको समझ आती है, तो तुम एग्जिस्टिंग बिजनेस से इतना पैसा निकाल लो। ये सारी बात आपको समझ आई। अब इस पूरी बात में मैंने आपसे क्या क्या डिस्कस कर लिया है, समअप करते हैं एक बार। कि इकोनॉमिक्स इसी बात में थी। सबसे पहले जब पैसों की बात करी गई कि एग्जिस्टिंग बिजनेस का पैसा उठा के आप नए बिजनेस के एक्सपेंशन में मत लगाइए, अगर डूब गया तो वो एग्जिस्टिंग बिजनेस को भी लेके डूब जाएगा। यहां पर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और CEO के बीच में जो बात चल रही है वो किस चीज को लेकर चल रही है कि सर जो रिसोर्स है वो स्कार्स है। कौन सा रिसोर्स स्कार्स है? मनी। और कौन सा रिसोर्स स्कार्स है? ह्यूमन। सर ह्यूमन रिसोर्स की कब बात हुई? जब उन्होंने बोला था स्किल कहां से आएगा, तो CEO ने क्या कहा था? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर करूंगा, IITs को हायर करूंगा, IIMs को हायर करूंगा। तो बेटर, अच्छा रिसोर्स कम मिलता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कम हैं, IIT से पास करे हुए इंजीनियर्स कम हैं, IIM से पास करे हुए इंजीनियर्स कम है। जितना हाई स्किल आप मांगेंगे उसके प्रोफेशनल्स उतने कम होंगे। तो सर पहली बात, रिसोर्स स्कार्स है। उस स्कार्स रिसोर्स को किस तरीके से बिजनेस में यूज करना है। 50 करोड़ का प्रॉफिट था, उसमें से 30 करोड़ का प्रॉफिट एक्सपेंशन के लिए यूटिलाइज कर रहे थे, 20 करोड़ का प्रॉफिट एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए रिटेन कर रहे थे। किस तरीके से स्कार्स रिसोर्स को, स्कार्स मनी को प्रायोरिटाइज करके यूटिलाइज करना है, एक तो हमने वो बात करी। दूसरा, जब बाकी मेंबर्स ने कहा था सर जिस मार्केट में आप एंटर करने की बात कर रहे हो वहां पे ऑलरेडी 2 बड़े बड़े जायंट्स, एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स बैठे हुए हैं, कैसे कॉम्पीट करोगे उनसे? जब ये बात करी थी, एक तरह से बाकी मेंबर्स क्या कह रहे थे, सर जिस मार्केट में एंटर करना है उस मार्केट को एनालाइज तो कर लो। वो मोनोपोली है, मोनोपोली बनाएंगे उसमें हम जाके। ओलिगोपोली मार्केट है, परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट है, मोनोपोलिस्टिक कंपेटिटिव मार्केट है कौन सी जिस मार्केट में आपको ऑपरेट करना है? समझ आया? उसके बाद
जब कोल्ड ड्रिंक बिजनेस में एंटर करने की बात होगी तो सर ये बात भी होगी कि प्रोडक्शन कैसे होगी, क्योंकि प्रोडक्ट बनाओगे कैसे। जब उन्होंने कहा कि आपको पैसा भी चाहिए और स्किल भी चाहिए, स्किल में वो लोग क्या कहना चाह रहे थे कि जब आप कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर करोगे, बनाओगे, तो उसको बनाने के लिए जो टेक्निकलिटीज चाहिए वो कहां से आएंगी, तो प्रोडक्शन की बात भी हो गई। सर अगर प्रोडक्शन की बात हो गई तो इसका प्राइस क्या रखोगे इस प्रोडक्ट का, क्योंकि प्रोडक्ट तो बना लोगे लेकिन उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए उसका प्राइस भी रखना पड़ेगा। मार्केटिंग करने के लिए, लॉन्च करने के लिए प्राइस कितना रखोगे वो भी स्टडी करनी पड़ेगी। सर उसके बाद अगर आप प्राइस रखने की बात करते हो तो आपको प्राइस रखने के लिए डिमांड भी पड़नी पड़ेगी। अगर डिमांड है नहीं प्रोडक्ट की और प्राइस बहुत ज्यादा रख के बैठ गए हो तो प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। अगर प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है और प्राइसेस बहुत कम रख के बैठ गए हो तो प्रोडक्ट तो बिक जाएगा क्योंकि सस्ता है और डिमांड बहुत ज्यादा है। लेकिन सर डिमांड बहुत ज्यादा है, आप प्राइसेस ज्यादा रख सकते हो। मेरे कहने का मतलब है प्रोडक्शन अगर करोगे तो प्राइसिंग कितनी रखनी है उसकी बात करनी पड़ेगी, और प्राइसिंग की अगर बात करोगे तो पहले डिमांड को एनालाइज करना पड़ेगा। डिमांड को एनालाइज करना है तो साथ की साथ सप्लाई को भी एनालाइज करना है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई के मिक्स्ड रिएक्शन से आप प्राइस डिसाइड कर सकते हो। समझ आया आपको ये? और बाय द वे ये सारी बातें मैंने आपसे इसलिए करी क्योंकि यही आपका सिलेबस है। डिमांड एंड सप्लाई, प्राइसेस सेट करना, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, जो मार्केट्स वाला चैप्टर है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट वाला आपका चैप्टर है। ठीक है जी, जो पहला चैप्टर है उसमें हम स्कार्स रिसोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं। यही आपका पूरा चैप्टर है और यही बात जो मैंने आपसे डिस्कस करी है वो ये बताने के लिए डिस्कस करी है, ये है बिजनेस इकोनॉमिक्स। आप किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई की बात करते हो, 11th-12th में आप डिमांड एंड सप्लाई तो पढ़ के आए हुए हो। अगर मैं बिल्कुल बेसिक बात करूं, किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो या ना पढ़ी हो वो भी इस बात को समझ सकता है। डिमांड में एक सिंपल सी बात आपको पढ़ाई जाती है कि किसी प्रोडक्ट की अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो उसके प्राइसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। किसी प्रोडक्ट की अगर डिमांड बहुत कम है तो उसके प्राइसेस भी फॉल कर जाते हैं, क्रैश कर जाते हैं। समझ आया? हमने 12th में बस ये लॉ पढ़ लिया कि डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ जाएंगे, डिमांड कम है प्राइस कम हो जाएंगे। इसको एक्चुअली में इस तरीके की बिजनेस की लैंग्वेज, मैंने ये पूरा एक एग्जांपल आपसे डिस्कस किया, यहां पे इस लॉ को किस तरीके से फिट करेंगे और इसके अकॉर्डिंग डिमांड को किस तरीके से एनालाइज करके कोल्ड ड्रिंक की प्राइसेस सेट करी जाएंगी वो हमें समझना है। तो मतलब डिमांड एंड सप्लाई का जो लॉ है उसकी बिजनेस में एप्लीकेशन क्या है, किस तरीके से बिजनेस डिसीजंस लिए जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग किस तरीके से बिजनेस डिसीजंस लिए जाएंगे जो हम मार्केट्स के चैप्टर में पढ़ते हैं, मोनोपोली है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव है, वगैरह वगैरह। हमने ये तो पढ़ लिया मोनोपोली क्या होती है, सिंगल सेलर, हमने ये पढ़ लिया परफेक्टली कॉम्पिटिटिव क्या होती है, बहुत सारे सेलर्स। लेकिन इसके अकॉर्डिंग मैं अपने बिजनेस के डिसीजंस कैसे लूं वो हम यहां पे सीखेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स में। तो ये है मेरा सब्जेक्ट। अभी तक मैंने जो चर्चा आपसे करी है वो बस इतनी सी करी है। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, रिसोर्सेज स्कार्स होते हैं, उन स्कार्स रिसोर्सेज से जो ज़रूरतें पूरी करनी होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, तो हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। इस चीज़ को बिजनेस में कैसे अप्लाई करना है वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स। आई होप आपको बात समझ आई, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब जैसे अभी मैं जैसे आपसे ये बात कर रहा था जैसे मार्केट की, या चलो एक काम करते हैं, एक दो मेरे को ना यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और डिस्कस करने हैं आपसे। थोड़ा सा पहले लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर एग्जांपल्स डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो हेडिंग डालिए, सेकंड हेडिंग। पहली हेडिंग में आपने वो रिसोर्सेस कार्स वगैरह उसके बारे में लिखने की बात करी थी। अब सेकंड हेडिंग डालिए, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। और मैंने गलती से नहीं जानबूझकर लिखा है, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स लिखा है, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स मत लिख देना। अभी इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं, फिर उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस पे आऊंगा। पहले डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स अब लिख लेते हैं। आगे इसको समझने का काम, उससे आगे का काम अगली क्लास में करेंगे। अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा मैं ऐसा भी ना हो कि आपको लगे कि ये सर तो बड़े सीरियस हैं, एकदम से शुरू हो गए सिलेबस पे, तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है? लेकिन धीरे धीरे इस चीज़ को बढ़ाएंगे। तो अभी के लिए बस थोड़ा सा लिख लो।
पप्पा। पप्पा का नाम हम यहां पे रख रहे हैं एडम स्मिथ। अपने पापा को जाके एडम स्मिथ ना बोलने लग जाना जाके, नालायक। इसकी एक कहानी है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सुनाऊंगा। एक बारी किसी बच्चे ने कुछ कांड कर दिया था इससे रिलेटेड। एनीवे, नेक्स्ट लिखिए। पापा, उसके नीचे लिखा एडम स्मिथ, उसके नीचे लिखा वेल्थ। ओहो, ये लिखा है WALTH, वेल्थ। उसके बाद सन, उसके नीचे लिखा एल्फ्रेड मार्शल, उसके नीचे लिखिए वेलफेयर। उसके बाद यहां पे तीसरा मम्मी, मम्मी का नाम आज से लियोनल रॉबिन्स, फैंसी नेम यो। अच्छा, इसके नीचे स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। तो पप्पा एडम स्मिथ, वेल्थ, उसके बाद सन एल्फ्रेड मार्शल, वेलफेयर, मम्मी लियोनल रॉबिन्स, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। सर हो गया? नहीं, एक और आएगा। यहां तक लिख लिया? चलो, उसके बाद आएंगे भगवान जी, गॉड। सर भगवान का भी यहां पे कुछ नाम रखोगे? बिल्कुल रखेंगे। भगवान कहेगा सबने अपने अपने फैंसी नाम रख लिए, मेरे को भी कोई फैंसी नाम दो। पॉल सैमुअल्सन, भाई साहब। तो भगवान का सबसे फैंसी शेज नाम पॉल सैमुअल्सन। भगवान क्या कहता है? डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सर ये सब है क्या? लिखो एक बारी, फिर समझते हैं ये सब है क्या। ऐसी भी क्या जल्दी? लिख लियो? चलिए, सो दिस इज इट। अभी आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये एक तरह से ना 4 डेफिनेशंस हैं आपकी। जैसे पहली डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की है, इकोनॉमिक्स एक तरह से वेल्थ है, वेल्थ की स्टडी है। और किसने दी है ये डेफिनेशन? एडम स्मिथ ने। दूसरी डेफिनेशन है कि इकोनॉमिक्स वेलफेयर की स्टडी है, ये किसने दी? एल्फ्रेड मार्शल ने। तीसरी डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, ये डेफिनेशन क्या कहती है? इकोनॉमिक्स क्या है? स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के बारे में स्टडी है, ये किसने दी? लियोनल रॉबिन्स। तीसरी डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स और डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में स्टडी है, ये डेफिनेशन किसने दी? पॉल सैमुअल्सन। इन डेफिनेशंस को याद करने के एक तरीके के लिए मैंने इस तरीके से आपको लिखवाया है। क्या हैं ये डेफिनेशंस, डिटेल में क्या है, वो सारा फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है जी, चलो जी, बाय बाय। बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। बाकी आई होप आपको सारा समझ आया होगा। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो साथ साथ आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आप मुझसे अलग से व्हाट्सएप वगैरह पे भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलो जी, बाय बाय।